अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का। ठीक है ना। इसको समझने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। रिफ्लेक्शन में यानी परावर्तन में क्या बोला जाता है, इसकी परिभाषा क्या बताई जाती है? जब कोई लाइट किसी एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस से टकरा के वापस अपने मीडियम में क्या हो जाए, लौट आए, है ना। यानी कि इसमें क्या रहेगा, अपने पास एक सरफेस रहता है जिसको आप क्या करके रखे रहते हो, पॉलिश करके रखे रहते हो। एक सतह है जिसको हमने क्या कर दिया, पॉलिश करके रख दिया। अब लाइट इस पे आके जब पड़ेगी तो इससे टकरा के वापस जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब समझना थोड़ा सा, ये जो सरफेस था आपका, ये सरफेस किस टाइप का सरफेस है, यानी जो सतह है ये कैसा है, रिफ्लेक्टेड तो है। ट्रांसपेरेंट या नॉन ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार हो जाना। यहाँ पे सरफेस जो है ये कैसा है, नॉन ट्रांसपेरेंट। तो यानी कि जो रिफ्लेक्शन वाला घटना जो चलती है वो किसके लिए होती है, नॉन ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी। किसके लिए है, अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट। बस अब रिफ्रैक्शन में क्या करना है, ये पॉलिश नहीं रहेगा, मतलब जो सरफेस है अपना वो कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट। पहला पॉइंट पकड़ के रखना कि जो सरफेस है यानी कि जो सतह है वो कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो। अब ट्रांसपेरेंस का मतलब क्या होता है ना, लाइट जब ऐसी सरफेस जिससे लाइट क्या हो जाए, आर पार हो जाए। ट्रांसपेरेंस किसको बोलते हैं, जिससे लाइट यानी कि जो प्रकाश है उस सरफेस से क्या हो जाए, आर पार चली जाए। तो पहला कंडीशन रिफ्रैक्शन के लिए क्या है, सरफेस कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब डेफिनेशन समझो क्या होता है। अच्छा, लाइट की एक और प्रॉपर्टी बताओ। लाइट जो होती है वो हमेशा कौन कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में। अब वो तब तक स्ट्रेट लाइन में चलेगी जब तक कि उसके सामने कोई भी किसी प्रकार की बाधा ना आए। समझ गए, बाधा मतलब समझ रहे हो, कुछ भी चीज़ जिससे वो टकराए ना टकराए, मतलब कोई दूसरी चीज़ चेंज ना हो। जैसे एयर में, एयर है मान लो, मीडियम अपना क्या है, एयर है। अब लाइट एयर में चल रही है, जब तक वो एयर में चलता रहेगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब गलती से भी अगर सामने कुछ भी दूसरा ऑब्जेक्शन आ गया तो वो उससे जब टकराएगा तो हो सकता है कि उसका डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बस वही घटना इसमें घटित होगी। तो वैसे लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है यानी कि जो प्रकाश होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में चलने की। कैसा, सीधी रेखा में चलती है। कब तक, जब तक कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई किसी भी प्रकार की बाधा उसके सामने ना आ जाए। जब तक किसी प्रकार का, बाधा को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन। किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन ना आए। चलो ये तो हो गया, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो वो मुड़ जाएगी, मतलब जिस जगह जानी, मतलब जिस मीडियम में जाएगी उससे दूसरी, मतलब अपने रास्ते से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। समझ में आए? लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलने की होती है, लेकिन जैसे ही उसका मीडियम वगैरह चेंज हुआ या कोई भी ऑब्जेक्शन उसके सामने आए तो वो उस सीधे रास्ते में ना जाके आगे पीछे कहीं से भी चली जा सकती है। बस इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। मतलब कि हमने क्या बोला, सरफेस हमारा कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। समझना, ये मान लो अपना क्या है, सरफेस है ये, ठीक है। इधर क्या है, एयर है, एयर मतलब वायु। लाइट एयर से आ रही है। अब इसके नीचे क्या है, पानी है। क्या है, पानी। अब ये बताओ, पानी जो होता है, वाटर जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट या नॉन ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। लाइट को हम क्या कर रहे हैं, एयर से ला रहे हैं, तो जब तक ये एयर में आ रहा है तब तक ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। समझ गए? लेकिन अब जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ से अब इसका मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एयर के यहाँ से एयर है, और ये जो एयर और वाटर के बीच की जो बाउंड्री है, जैसे ये इससे आगे बढ़ेगा इसका मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज। अब मैंने क्या बोला, लाइट अपन जिस स्ट्रेट लाइन में चल रहा था उस स्ट्रेट लाइन में तभी तक चलेगा जब तक कि उसके सामने कोई ऑब्जेक्शन ना आए। लेकिन यहाँ से देखो चेंज हो रहा है। तो अब ये इस लाइन में ये अगर ये वाला मीडियम ना होता, ये सीधे चला जाता, मगर यहाँ से मीडियम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो अब ये अपने रास्ते से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो कहीं भी जा सकता है, मान लो ये ऐसे भी जा सकता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने रास्ते में, जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते में नहीं जाएगा, अपने रास्ते से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। इसी घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट। कहानी समझ में आई? अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ सुनिएगा। जब प्रकाश किरण जो होती है यानी जो लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में क्या होती है, इंटर। अब जो दूसरा मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट होगा, तभी वो उसमें इंटर कर पाएगा। तो जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से चल के किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या करती है, इंटर करती है, तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने पथ से डेविएट, विचलित हो जाती है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? समझ गए? एक बार हिंदी में फिर से बोलता हूँ। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। चलो क्लियर हो गया ना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? ठीक है ना? सुन लो, जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या करती है, इंटर करती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। अपने पथ से यानी रास्ते से क्या हो जाती है, भटक जाती है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये एयर से आ रहा था तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। अगर यहाँ पे पानी ना होता तो ये सीधे चला जाता, मगर पानी होने की वजह से मीडियम क्या हो गया, चेंज हुआ ना यहाँ से। अब जैसे मीडियम चेंज हुआ तो ये अपने इस पथ में ना जाके यहाँ से ये क्या हो गया, डेविएट हो गया, इधर साइड हो गया। तो ये जो डेविएशन हो रहा है, जो ये पथ जो बदल रहा है, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर ना? ठीक, कोई डाउट? तो आप समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो डायग्राम होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, समझना थोड़ा सा आप। जैसे रिफ्लेक्शन का पढ़े थे पूरा सेम टू सेम उसी तरीके से है। तो सबसे पहले तो क्या करो, एक क्या बना लो, बाउंड्री। ये सरफेस है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के ये क्या है, इसको सेपरेट बाउंड्री भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सेपरेट बाउंड्री कहाँ है, इस वह लाइन या वह सरफेस जिससे दो मीडियम क्या होती है, अलग होती है। क्या बोला मैंने, ये बाउंड्री किसको बोला जाता है, जब वो दो चीज़ों को क्या करता हो, अलग करता हो, किसी भी दो चीज़ को। जब कोई ऐसी चीज़ जो दो लोगों को क्या करता हो, अलग करता हो, तो वो उस चीज़ की क्या, उन दोनों के बीच का क्या कहलाता है, वो बाउंड्री कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अपन बाउंड्री बनाए हैं, तो ये क्या है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्या करता है, ये अलग करता है। ठीक है ना। ऐसी लाइन या सरफेस, ऐसी रेखा या सतह जो दो मीडियम को क्या करता हो, अलग करता हो, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करता हो, उस लाइन या सरफेस को क्या कहते हैं, बाउंड्री। या आप कहीं कहीं पे इसको लिमिटेशन बाउंड्री भी मिल जाएगा, सेपरेट बाउंड्री भी शब्द मिल जाएगा, बस ये बाउंड्री कॉमन रहेगा। समझ में आया कि बाउंड्री किसको बोलते हैं, वह सरफेस या लाइन जो दो मीडियम को क्या करता हो, अलग करता हो, सेपरेट करता हो। क्लियर। तब इसके ऊपर मैं मान लेता हूँ कोई भी मीडियम, मान लो दूसरा इधर साइड मीडियम है, ये एयर मान लो, और वही चीज़ ले लेते इधर वाटर, ठीक है ना। चलो, तो अब इसमें होगा क्या, रिफ्रैक्शन की घटना में समझना थोड़ा सा। मान लेते कि डायग्राम अपने कंप्लीट करना है, तो एयर से कोई लाइट लेके आओ। अब जरा बताओ, आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। सरफेस के जिस पॉइंट पर आके लाइट पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। अब जरा ये बताओ, इंसिडेंट पॉइंट से सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यानी यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, इंसिडेंट पॉइंट से सरफेस के कैसे लेके जाना है आपको, परपेंडिकुलर। क्लियर, ठीक है ना। अब ये बताओ, इसको सीधा लेके चला जाऊँ, सीधा नहीं जाएगा ना, पक्का ना, क्योंकि ये दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, और जब दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो वो अपने सीधे रास्ते में नहीं जाएगा, वहाँ से डेविएट हो जाएगा। तो मैं ये इसका ये जो डॉट डॉट बना रहा हूँ, ये इसको ऐसे समझना कि अगर ये वाला मीडियम ना होता, पानी ना होता, तो ये सीधे चला जाता, बट पानी के आ जाने की वजह से ये अपने रास्ते से डेविएट होकर इधर साइड चला है। तो ये कौन सी घटना घटित हो गई इसमें, रिफ्रैक्शन। अब जब ये रिफ्रैक्शन की घटना है यानी अपवर्तन की, तो इस वाली लाइट को क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे बोलोगे, रिफ्रैक्टेड रे। जैसे रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, वैसे रिफ्रैक्शन में क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टेड रे।
समझ गए कहानी? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो जब डायग्राम वायग्राम बनाने के लिए आएगा ना, तो इसको इसी तरीके से करना है। इसको यहाँ पे ये तो पता ही है कि क्या करना है, नाम इसमें नहीं लिखना है। सिर्फ आप क्या कर दो, ये सिंबल बना लो, P Q R M N, इस तरीके से करो। और फिर उसके बाद इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का नाम आप क्या करोगे? अलग से लिखोगे। तो चलो, अब जिससे पूछेंगे बताते जाना। चलो भैया, ये पी क्यू, तुम बताओ ये पी क्यू क्या है? इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण, है ना? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। चलो, तुम बताओ ये क्यू आर क्या है? क्यू आर कोड नहीं है ये? हाँ, क्या है बताओ इसको? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण। हाँ, तुम बताओ एम एन क्या है? हाँ, आए आए क्या? एम एन है क्या? बोलते क्या है? हाँ, क्या बता दिए रहे? नॉर्मल, अविलंब इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये ए बी। चलो, ए बी बताओ क्या है? बाउंड्री, है ना? क्लियर? ठीक है, इसको क्या बोलोगे? इसको वो ना बोल देना, ये क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस ना बोल देना। रिफ्रैक्टेड, हाँ, ट्रांसपेरेंट सरफेस बोल सकते हो इसको। बाउंड्री बोल दो, या आप क्या बोल दो, ट्रांसपेरेंट सरफेस बोल दो। ठीक है, क्लियर? हमको पता है, इनसे तो ये में लिखी थी, समझ बना फिर। ठीक है, क्लियर? समझ गए? चलो, इसके बाद ये बताओ, तुम बताओ आई क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? रे के नाम पे एंगल का नाम पड़ता है। इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को इंसिडेंट एंगल क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। ठीक है ना? क्या बोला? एंगल का नाम किसके बेस पे पड़ता है? रे के बेस पे। कि नॉर्मल और कौन से रे के बीच में एंगल बन रहा है, तो जिस रे के बीच में बनेगा वही उसका नाम। तो इंसिडेंट रे है ना ये, आपतित किरण, तो इसलिए ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है ना? यानी कि आपतन कोण। अगला वाला भी तुम ही बताओ, आर बताओ क्या है? ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्यू आर। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलेंगे? इसका नाम पढ़ो, ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड है ना? तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है ना? रे के नाम पे ही एंगल का नाम है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन एंगल। रिफ्रैक्शन एंगल मतलब अपवर्तन कोण। हाँ, बोल सकते हो, इतना खतरनाक इंग्लिश नहीं बोलेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है ना? तो चलो कंप्लीट। चलो देखो, अब ये तो समझ चुके हो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है, यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन की घटना होती है, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब ये कहानी समझना है कि ये जो डेविएट हो रही है, ये किधर साइड डेविएट होगा। ये तो समझ गए कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर होती है तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। अब ये समझना है कि जो डेविएशन होता है, जो विचलन होता है, वो किस डायरेक्शन में होता है, किधर साइड होता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मीडियम के बारे में समझना है कि मीडियम जो होते हैं वो किस टाइप के हैं। ठीक है ना? तो जो मीडियम होता है, यानी कि हमारा जो माध्यम है, वो दो तरीके के होते हैं। एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। कैसा होता है? एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम। रेयर का मतलब होता है विरल और डेंसर का मतलब होता है सघन। अब जरा इसके बारे में बता सकते हो? कुछ इमेजिन आ रहा है इस नाम को सुन के?
एयर नहीं, रेयर, रेयर एंड डेंसर मीडियम। मतलब रेयर मतलब ये होता है कि अच्छा यहाँ पे बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमको उसकी फीलिंग आई है कि नहीं। एयर और वाटर में कौन रेयर मीडियम है, कौन डेंसर मीडियम है? एयर रेयर है, रेयर वाटर। हाँ मतलब तुम फील में हो। और कौन कौन बता रहा है रेयर और डेंसर में कौन है? वही बताया। एयर जो है वो रेयर मीडियम है और वाटर जो है वो रेयर मतलब ये होता है कि मतलब कुछ ही कंडीशन में लाइट, मतलब कुछ ही ऑब्जेक्ट से लाइट हो सकती है, दूसरी जगह जा सकती है। हाँ क्या बता रहे थे, कुछ बता रहे थे, कुछ नहीं बता रहे थे, कुछ बता रहे हो? या फिर ऐसा होता नहीं है बता रहे तो मतलब हमें क्या बता पड़ी। कि चलो देखो, समझा है। अच्छा ये बताओ डेंसिटी सुने हो, डेंसिटी घनत्व। अच्छा ये भी नहीं समझ में आ रहा तो ये बताओ गाढ़ा सुने हो? ये तो सुने न होगे ना भाई। गाढ़ा, गाढ़ा, पानी और शहद में कौन गाढ़ा होता है? पानी और शहद में कौन गाढ़ा? पानी। तो तुम्हारे साथ कभी रिफ्रैक्शन की घटना नहीं घटित होगी, तुम उल्टा के तुम्हारा काम होगा। ठीक है चलो देखो, सीधा सीधा सा मतलब ऐसे समझो कि अपने पास जो दो मीडियम प्रेजेंट हैं उन दोनों मीडियम में कौन गाढ़ा है और कौन पतला है, ऐसे समझ लो। कौन गाढ़ा है और कौन पतला है। तो एयर और वाटर, वायु और पानी में कौन गाढ़ा होता है? पानी। इसका मतलब ये डेंसर है और ये रेयर। अब यही चीज दूसरा ऑप्शन पूछ रहा हूँ, पानी और कांच। कांच ज्यादा, पानी से भी क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, गाढ़ा। समझ में आए? तो एक्चुअली अब ये गाढ़ा देहाती भाषा है अपनी, ठीक है, तो थोड़ा प्रोफेशनल रहना। सीधा सीधा मतलब इसका मतलब ये है कि जिसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व ज़्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? डेंसर, सघन। कोई दिक्कत इसमें अब? तो मीडियम क्लियर हो गया कि रेयर मीडियम किसको बोलते हैं, डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं। कोई डाउट? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तब कंडीशन ये है कि लाइट मान लो अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है, पहला कंडीशन क्या है, रेयर से कहाँ जाए लाइट, डेंसर मीडियम में जाए, तब क्या होगा। और अच्छे से ध्यान से समझ लेना, पूछूंगा नहीं बनेगा ना तो विद्या वर्धनी से विद्या का एंटर करवाऊंगा, अब वो किस तरीके का रिफ्रैक्शन करेगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ लेना। रेयर से डेंसर में यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब लाइट इंटर करेगी तब किस तरीके का डेविएशन होगा यानी विचलन होगा। ये जो हमने बना रखा है, तो इसमें देखो लाइट का जो डायरेक्शन है वो एयर से कहाँ जा रहा है, वाटर में, ये उसी का एग्जाम्पल है, रेयर टू डेंसर का, विरल से सघन माध्यम में जाने का। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है इस घटना में, लाइट ये आ रही थी, मीडियम चेंज हुआ, अपने पथ से डेविएट हो गई, तो ये पथ से जो डेविएट हुआ है ये देखो किधर साइड हुआ है। अगर ये पानी ना होता तो ये लाइट सीधा चला जाता, पर पानी की वजह से ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। किधर साइड आ गई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। समझ में आया? इस चीज़ को याद रखना है, यहाँ समझने वाला कुछ केस नहीं, इसको याद रखना है, ठीक है ना, कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट जो होती है वो नॉर्मल यानी कि अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, यानी कि झुक जाती है। क्लियर हो गया? ये वाला जो एग्जाम्पल है वो रेयर टू डेंसर का ही है। अब इसी का जस्ट अपोजिट समझना, अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तब क्या होगा। तो मान लो कि मैं ये इधर बना रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर साइड में क्या कर दे रहा हूँ, वाटर कर दे रहा हूँ, और नीचे साइड में क्या कर दे रहा हूँ, एयर। ऊपर साइड वाला हिस्सा मान लो पानी भरा हुआ है और नीचे एयर है, वायु है, ठीक है ना। अब लाइट को मैं कहाँ से ला रहा हूँ, वाटर से ये जा रहा है, पानी में जा रहा है, अब पानी से बाहर निकलेगा, कहाँ जाएगा, एयर में। तो जहाँ पहले तो डायग्राम कंप्लीट करो, ये कौन सी रे कहलाएगी, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। सरफेस के जिस पॉइंट पर, बाउंड्री के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु।
और यहीं से आपको क्या करना है, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, यानी अभिलंब। अब जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है, यानी सघन से विरल में जाती है, तो अपने पथ से डेविएट होके वो नॉर्मल से दूर जाएगी। रेयर से जब डेंसर में आ रहा था तो नॉर्मल की ओर क्या हो गई थी, बेंड हो गई थी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और उल्टा डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अगर ये वाला मान लो मीडियम, ये यहाँ पे एयर ना होता, पानी ही होता, तो ये सीधा चला जाता कि नहीं, क्योंकि मीडियम अगर चेंज ना होता तो ये सीधा निकल जाता, मगर मीडियम चेंज होने की वजह से अपने पथ से ये डेविएट हो जाएगा। अब जरा देखो मीडियम का जो चेंजेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर में, सघन से विरल, तो नॉर्मल से दूर, तो नॉर्मल से दूर हटेगा तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, नॉर्मल की ओर बेंड होगा तो इधर आएगा, और नॉर्मल से दूर मतलब ऐसे, यानी कि इसका जो पथ बनेगा वो इधर साइड कहीं चला जाएगा, ऐसे। कोई दिक्कत? अब याद रखना, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, यानी जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो इस वाले केस में बना लेना कि जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट जो होगी वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब मेरा क्वेश्चन सुनना, क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। जरा ये बताओ, इस वाली घटना में, कौन सी वाले में, जब रेयर से डेंसर में लाइट जाएगी तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल में क्या चेंजेस आएगा, कौन छोटा कौन बड़ा या कौन बराबर होगा? जब एयर से रेयर से जब डेंसर में जाती है, यानी जब विरल से सघन में जा रही तो नॉर्मल की ओर झुक जा रही ना, लाइट क्या हो जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तब ये बताओ इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, या रिफ्रैक्शन, सॉरी, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल में कौन छोटा और कौन बड़ा होगा? ये वाला ना बड़ा होगा, क्यों? बेंड हो जाएगी नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है ना। देखो इसको समझना, ये वाला जो इधर बना रहा हूँ डायग्राम, ये नॉर्मल है, ये लाइट आ रही थी, ये वाली, अगर ये मीडियम चेंज ना होता तो सीधा चला जाता। तो ये जब दो लाइट एक दूसरे को इंसिडेंट कर, जो इंटरसेक्ट करती है, यानी काटती हैं, तो ये उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं ना। पर अगर मान लो ये वाली चीज ऐसे आ जाएगी तो सीधी सी बात है कि ये वाला क्या हो गया, कम हो गया। पहले दोनों बराबर थे और ये अंदर की ओर आ गया, मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो गया, कम। तो आर जो होगा, मतलब यहाँ फर्स्ट वाले केस में इंसिडेंट एंगल जो होगा, यानी आपतन कोण रिफ्रैक्शन एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ध्यान रखे रहना, समझ गए। अब ध्यान रखना, जो जैसे ये इधर साइड झुक गया तो ये वाला एंगल कम हो जाएगा। उस वाले केस में बताओ, है ना, जब डेंसर से रेयर में जाता है तो ये रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो सीधी सी बात है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये आर यहाँ का क्या हो जाएगा, आई से बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो तब कौन सा एंगल बड़ा होगा, इंसिडेंट एंगल छोटा हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंगल। कोई कंफ्यूजन आया समझ में यहाँ तक? तो चलो चालू कर दो। चलो, इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नियम क्या है? पहला जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन का, सेम टू सेम इसका भी पहला नियम वही है। क्या? रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और नॉर्मल यानी कि अभिलंब, ये सब के सब एक ही प्लेन में आते हैं, ठीक है ना, सेम प्लेन में आते हैं। कहने का मतलब ये जो डायग्राम बनाए थे ना, जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, मान लो रिफ्रैक्शन के बाद ये अपने पथ से डेविएट होकर ये आ गया, ये सारी पूरी सिस्टम जो तैयार की हो, ये पूरा एक ही बोर्ड में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोर्ड को क्या मान लो, प्लेन मान लो, ये सारी चीज़ें एक ही प्लेन में आ रही है ना, ठीक है ना। तो वही नियम यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? अब दूसरा नियम समझो, और दूसरा नियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखे रहना, ठीक है। तो दूसरा नियम ये बोलता है, समझना, ये इंसिडेंट एंगल है,
आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बनने वाला, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले को रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं, यानी कि अपवर्तन। ठीक है ना, क्लियर। तब देखो इसमें ये कहा गया है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल के साइन का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। समझना क्या बोल रहा हूँ। साइन मतलब जाने थे जो साइन कॉस टेन ये सब पढ़े हुए, एंगल ट्राई वगैरह जो है ट्राइंगल रेशियो बोलते हैं उसको, या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक ये सब मिलेंगे अभी तुम लोगों को मैथ में तुम्हारे। ठीक है ना, फिलहाल अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्रैक्शन एंगल है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन, यानी कि अपने को यहाँ पे साइन लगाओ, ये साइन आई और नीचे लिखो साइन आर। ये बोल रहा हूँ इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण और रिफ्रैक्टेड एंगल या रिफ्रैक्शन एंगल यानी कि अपवर्तन कोण का साइन का रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, नियत होता है। ठीक है, इस रूल को ध्यान रखना। इस रूल को स्नेल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। जो अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो सेकंड लॉ है, दूसरा नियम, उसी को स्नेल लॉ भी बोलते हैं। लिखने के लिए आता है, भेजे में बट चढ़ा लेना। ठीक है ना, स्नेल लॉ अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? यही इसका सेकंड लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल के साइन का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इसका मतलब समझ लो क्या है, देखो समझना इसका मतलब। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जिसकी चीज वैल्यू बदलती ना हो। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज ना हो, बदलता ना हो। तो ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, समझ थोड़ा सा। ये मान लेते हैं कि ये एयर है और ये वाटर है। ठीक है ना, समझना। मैं इन्हीं दोनों मीडियम में 2-4 घटनाएं ले रहा हूँ और वो अलग अलग एंगल पे ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूँ ये पहली लाइट जो आ रही है वो इसके साथ मान लो 30 डिग्री के एंगल, सिर्फ मानने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ये 30 डिग्री पे है और एयर से कहाँ जा रहा है? वाटर में, रेयर टू डेंसर में। तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, तो सीधी सी बात है 30 से कम ही आएगा। मान लो इसको 25 डिग्री मान लो। ठीक है, दूसरी लाइट लेके जाओ और ये मान लो कितने डिग्री पे आ रहा है? 40 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है। इसमें भी वही मीडियम है, मीडियम नहीं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये जो कांस्टेंट वाली बात हो रही है ना, वो सेम मीडियम के लिए, मीडियम चेंज नहीं करना है। ठीक है, मीडियम वही है। अब ये वाली लाइट 40 डिग्री पे आके इंसिडेंट हो रही है तो वही रेयर से डेंसर में जा रहा है, विरल से सघन में। तो यहाँ पे भी सीधे ना जाके नॉर्मल की ओर बेंड होगा। तो मान लो सीधे ना जाके नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड हुआ और मान लो कितना डिग्री बना है? 35 डिग्री मान लो। अब इन दोनों में ये कहा गया है कि अगर मीडियम सेम हो, ये वाली घटना काहे के लिए? मीडियम सेम रहना चाहिए, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। तो मीडियम अगर सेम है तो इस वाली घटना का अगर अपन निकाले साइन 30 अपॉन साइन 25, और इस वाले घटने से अगर अपन दोनों के साइन का रेशियो निकालूं तो ये देखा गया है कि इन दोनों की वैल्यू क्या आती है? बराबर आती है। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? और तुम अलग अलग एंगल में, इसी दोनों मीडियम में अलग अलग एंगल में जितने भी तुमको घटना घटित करने कर लो, और उनके जब साइन का तुम रेशियो निकालोगे तो सब की वैल्यू क्या आएगी? सेम, बराबर। अब बराबर आना मतलब क्या है? कांस्टेंट आ रहा है। बराबर आने का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं हो रहा। तो स्नेल ने यही समझाया है कि मीडियम अगर अपना मीडियम चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, तो जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल होता है, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण होता है, उनके साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब बराबर आता है। ये अलग नहीं आएगा वैल्यू। भले अलग अलग एंगल से आप इंसिडेंट करो, लेकिन अपने एंगल के हिसाब से वो रिफ्रैक्शन एंगल भी देगा। जितने से तुम इंसिडेंट करोगे उसी के हिसाब से वो क्या देगा? अपना रिफ्रैक्शन एंगल। तो अलग अलग इंसिडेंट एंगल के लिए अलग अलग रिफ्रैक्शन एंगल भी होगा, लेकिन जब उनके साइन का तुम रेशियो निकालोगे तो सबका क्या आएगा? मान बराबर आएगा। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। और यही अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो नियम भी है, और दूसरा वाला नियम जो होता है उसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए आता है ये क्वेश्चन। तो क्लियर हो गया स्नेल लॉ किसको बोलते हैं? समझ में आया स्नेल्स लॉ किसको बोलते हैं? चलो बताओ तुम स्नेल्स लॉ किसको बोलते हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल। ये कौन सा एंगल है? ये क्या है? दोनों के अपन ने क्या लिया? साइन लिया ना।
इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल का साइन, और फिर ये क्या कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल के साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, तो ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है। इसका मतलब क्लियर हुआ, क्या समझा रहा है ये जो कहानी अभी बताया हूँ, कि अपने मीडियम चेंज ना करो, आप उसी दो मीडियम में अलग अलग एंगल से लाइट को क्या करो, इंसिडेंट कराओ, तो वो अपने अपने इंसिडेंट एंगल के हिसाब से रिफ्रैक्शन एंगल देंगे। लेकिन जब आप इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो निकालोगे तो अलग वैल्यू नहीं आएगी, सबकी क्या आएगी, सेम। मतलब ये सारी वैल्यू आपस में क्या आ रही है, कांस्टेंट हो चुकी है। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ। ठीक है, क्लियर। तो चलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना को अपन लोग ग्लास स्लैब यानी कांच के गुटके में समझते हैं थोड़ा सा, इस पूरी घटना को, कि ग्लास स्लैब में इस फिनोमिना को कैसे दिखाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि कांच का एक टुकड़ा लेते हैं और उसमें से अपन को लाइट को क्या कराते हैं, पास कराते हैं। तो अब उसमें समझते हैं कि उसमें रिफ्रैक्शन की घटना यानी अपवर्तन की घटना कैसे घटित होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक कांच का टुकड़ा मान लेते हैं, मतलब ले लेते हैं कि ये अपने पास मान लो क्या है, कांच का टुकड़ा है ये, ठीक है। ये मान लेते हैं क्या है, ग्लास है। अब इसमें क्या है, इधर वाला जो ऊपर वाला मीडियम है, मतलब इसको ऐसे मान लीजिए, ये ले लीजिए, ये अपने पास कांच का क्या आ गया, ये स्लैब आ गया, ये कांच का एक टुकड़ा है, ठीक है ना। जब इस कांच के टुकड़े में से लाइट पास होगा तो किस प्रकार से घटना घटित होगी, यानी रिफ्रैक्शन की, उसको क्या करना है, अपने को समझना। तो देखिए, ये क्या है, इधर साइड क्या है, ये ग्लास है, ये अंदर साइड क्या है, ये ग्लास है, ये इसके बाहर क्या है, इधर एयर है और इधर भी क्या है, एयर है। ये पूरा अंदर कांच है, ये बाहर एयर है और इसके बाहर साइड, इधर साइड भी क्या है, एयर है, वायु, ठीक है ना। अब इसमें अपने को क्या समझना है कि लाइट जो होती है जब पास होगी तो कैसे इंटर करेगी, मतलब कि लाइट जो होगी वो इसमें से किस तरीके से आगे बढ़ेगी, निकलेगी। तो क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये अपनी कौन सी लाइट है, ये वाली आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाली कौन सी लाइट है, अपनी आपतित किरण, ठीक है। अब ये एयर से आ रही है, जब तक ये एयर में चलती रहेगी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, जब तक ये वायु में गमन करेगी तब तक ये कैसे रखेगी, सीधी रेखा में गमन करेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ठीक है। अब ये देखो, ये कहाँ आ गया, ये एयर और ग्लास की बाउंड्री में पहुंच गया। अब यहाँ से ये क्या करेगा, इंटर करेगा कहाँ, ग्लास में। क्यों, क्योंकि ये वाली जो ग्लास है वो कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है ना, पारदर्शी माध्यम है। इनके और इनके बीच में ये जो बाउंड्री है वो कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये इस मीडियम में क्या हो जाएगी, इंटर कर जाएगी। अब जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक है ना। इसी घटना को तो क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो अब कैसे अब यहाँ पे देखना है कि ये जो डेविएशन होगा, जो विचलन होगा, वो किस तरीके से होगा। तो पहले तो ये देखिए, कांच ये सरफेस में जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ है, जिस बिंदु पर ये आपतित हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। और उस पॉइंट से सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल यानी अविलंब। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, इसका एम एन नॉर्मल मान लेते हैं, ये पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये एम एन क्या है, नॉर्मल है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब। अब ये देखिए, ये एयर है और ये ग्लास है। एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, विरल माध्यम होता है। अब ग्लास कैसा होता है, डेंसर मीडियम होता है। एयर कैसा है, रेयर मीडियम है, और ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम। तो अब लाइट देखो कैसे जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, यानी कि विरल से कहाँ जा रही, सघन में। अगर ये मीडियम ना होता, ये ग्लास ना होता, पूरा एयर ही होता, तो ये लाइट बिना डेविएशन के, बिना विचलन के क्या होती, सीधे चली जाती। बिना डेविएशन के ये कैसे निकल जाती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधे चली जाती है। मगर यहाँ से मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया है, तब ये अपने पथ से क्या होगा, डेविएट होगा। अब जब ये अपने पथ से डेविएट होगा तो ये देखिए कैसे डेविएशन होगा, इसका विचलन कैसे होगा। तो जब लाइट क्या होती है, रेयर से डेंसर में जाती है, विरल से सघन में, तो वो नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, बेंड हो जाती है। तब ये देखो, ये ऐसे ना जाके ये थोड़ा सा नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। मतलब वो स्ट्रेट ना जाके थोड़ा सा इधर साइड आ जाएगी, ऐसे, ये समझ गए। अब जैसे ही ये ग्लास के अंदर इंटर की तो ये नॉर्मल की ओर बेंड होके अब आगे चलने लगी है। और जब तक ये ग्लास में यानी कांच में चलेगी तब तक एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगी। लेकिन जैसे ही ये, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाउंड्री फिर से चेंज हो गई है, यहाँ से फिर से मीडियम क्या होगा, चेंज हो गई। ये ट्रांसपेरेंट है ना ग्लास, ग्लास जो होता है वो कहते हैं पारदर्शी होता है। तो यहाँ से फिर लाइट क्या हो जाएगी, बाहर आएगी। तो ये ग्लास और एयर के बीच का बाउंड्री का काम कर रहा है।
और यहाँ पे फिर से ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया आपतन बिंदु। तो यहाँ पे भी क्या खींचो, एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ये मान लेते हैं अपन एम डैश और एन डैश, दूसरा नॉर्मल। अब यहाँ से लाइट कैसे निकलेगी बाहर, अब यहाँ भी निकलेगी ना, तब एकदम स्ट्रेट लाइन में ना जाके इधर भी क्या होगा, अपने पथ से डेविएट होगा फिर से। तो कैसे डेविएशन होगा, देखो अब इस बार कैसे लाइट जा रही है, डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में, सघन से विरल में। ग्लास और एयर में कौन डेंसर है, ग्लास डेंसर है मीडियम, और एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम। तो अब डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर में जा रहा है, सघन से विरल में। तो जब लाइट सघन से विरल में जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो वह नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो ये ऐसे मतलब अगर ये एयर ना आता, ग्लास ही होता, तो ये अपने सीधा जाता है, एकदम कैसे जाता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में चला जाता। मगर मीडियम चेंज हो गया और डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर में जा रहा है, सघन से विरल में, तो वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हटेगा। मतलब ये ऐसे ना जाके थोड़ा सा इधर साइड क्या हो जाएगा, दूर। मतलब अपन इसको इधर साइड बना देते हैं, ये ऐसे चला जाएगा, ये नॉर्मल से क्या हो गया, दूर हट गया। समझ गए, क्लियर। और ये वाली कौन सी, ये इंसिडेंट वाली है, और ये आ गया इधर साइड। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना। अब देखो ये पी क्यू कौन सी लाइट है, इंसिडेंट। ये क्यू से आर, ये वाली कौन सी है, रिफ्रेक्टेड रे है, अपवर्तित किरण। फिर आर से यस, इसको मान लेते हैं। तो ये वाली जो लाइट है, ये ग्लास स्लैब से बाहर निकल चुकी है, तो इसलिए इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। कौन सा, ये पी क्यू जो अपना है, ये पी क्यू, ये कौन सी है, इंसिडेंट रे है, यानी कि आपतित किरण है ना। एक मीडियम से आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। फिर ये क्यू आर, कांच की जो, यानी जो ग्लास का स्लैब है उसमें क्या कर चुका है, एंटर कर चुका है अंदर। तो जो अंदर आने वाली लाइट होती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्टेड रे, यानी कि अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रेक्टेड रे, अपवर्तित किरण, क्यू आर। अब फिर ये आर एस जो है, ये कांच से बाहर निकलने वाली लाइट है, ग्लास से बाहर आ चुकी है। तो बाहर निकलने वाली लाइट को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, यानी कि निर्गत किरण। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। बाहर निकलने वाली लाइट को इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो अब एंगल के बारे में समझते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण है। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, ठीक है। अब ये वाली जो क्यू आर क्या है, रिफ्रेक्टेड रे, अपवर्तित किरण। और रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल, यानी कि अपवर्तित किरण कोण बोलेंगे इसको। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला, ये रिफ्रेक्टेड रे है, अपवर्तित, अपवर्तन कोण। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी इसी के बराबर बनेगा, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ का जो रिफ्रैक्शन एंगल है उसी के बराबर। ऐसा क्यों, देखो ये एम एन और एम डैश है, यानी डैश ग्लास स्लैब के सरफेस के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, दोनों लंबवत हैं। जो कांच के गुटका का जो सतह है उसके सरफेस के दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर, लंबवत हैं। अब जब ये, तो इसके वजह से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, यानी समांतर हो जाएंगे। ये वाली दोनों रेखाएं जो हैं, ये वाली और ये वाली, भाई देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के, अब इसके परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ किए और इसी के, इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ किए, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो जब दो पैरेलल लाइन को, जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है, तो उनके अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंतः एकांतर कोण, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो। तो यहाँ का आर है तो यहाँ का भी कितना होगा, आर। अब ये वाला एंगल देखो इधर का, तो ये कौन सी रे है, आर एस जो है वो कौन सी रे है, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल के बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंट एंगल, यानी कि निर्गत कोण बोलते हैं। तो ये है अपना ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरा फिनोमिना, यानी कांच के गुटके में प्रकाश का जो अपवर्तन की घटना है वो इस तरीके से क्या की जाती है, दिखाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया,
अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट समझिएगा, ये जो इंसिडेंट एंगल है और ये जो इमरजेंट एंगल है, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपतन कोण और ये निर्गत कोण जो होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपतन कोण और निर्गत कोण, इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल दोनों कहाँ बन रहे हैं, एयर में बन रहे हैं। ये भी एयर है और इधर साइड का भी मीडियम क्या है, एयर। सेम मीडियम में ये दोनों एंगल बन रहे हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और एक फैक्ट और ध्यान रखना है, ये जो इमरजेंट रे है और ये जो इंसिडेंट रे है, निर्गत किरण और आपतित किरण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे, आपतित किरण और अपवर्त, ये निर्गत किरण जो होती है, ये वाली आपतित, ये इंसिडेंट रे है, ये जो सीधी जा रही है। अगर ये बीच में ग्लास का स्लैब नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण सीधा चला जाता। तो मैं इस वाले किरण की बात कर रहा हूँ, इस वाली रे की। और ग्लास स्लैब से होकर जाने वाली बाहर जो निकल रही, इसको इमरजेंट रे बोलते हैं, निर्गत किरण। तो ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे दोनों बाहर एयर में आ रही हैं, तो इसकी वजह से दोनों सेम मीडियम में आ रहे हैं ना, तो इसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे, आपतित किरण और निर्गत किरण, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि समांतर होते हैं। क्लियर? तो ये था ग्लास स्लैब से रिलेटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना और उसके कुछ फैक्ट। ठीक है, समझ गए?